नॉन आइडल सोल्यूशन, नॉन आइडल। हाँ, जब आप बेटा एक सॉल्यूट डाल रहे थे, ठीक है, और एक आपके पास सॉल्वेंट था, और इन दोनों को उठा करके आपने एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया। जैसे ही आपने सॉल्यूशन बनाया, तो कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। इनके इंटरेक्शन की वजह से कुछ चीजों में चेंज आ जाता है। अब किन किन चीजों में चेंज आता है, वो आता है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम। कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे साइज जो है वो घट या बढ़ जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है। और दूसरा जो हमारे पास है, सेकेंड हमारे पास, सेकेंड थिंग इज ली चैटरलियस प्रिंसिपल नहीं अपन इधर पे काउंटिंग में लेंगे, ठीक है। सेकेंड हम लोग बेटा बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच, अच्छा डेल्टा एच हमारे पास एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो जाता है। तो इन दोनों में चेंज होने की वजह से, इन दोनों में चेंज होने की वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, वो बनता है बेटा हमारे पास नॉन आइडल टाइप का सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडल जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। बेसिकली राउल्ट लॉ में अपन जो फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स पी, अब ये आप कैलकुलेट करने गए तो कुछ और ही आया, ठीक है। आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई अच्छा ये डेटा दिया हुआ है, इसको हम ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं। अब आप अपने सॉल्यूशन के पास पहुंचे और आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर चेक किया और मालूम पड़ा कुछ और ही आ गया। तो ऐसे स्टेट में नॉन आइडल सॉल्यूशन में अपन बोलते हैं कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। और इसका मेन रीजन क्या है बेटा, कि डेल्टा वी और डेल्टा एच हमारे पास वो चेंज हो जाते हैं नॉन आइडल केस में, ठीक है। या तो ये दोनों लेस हो जाएंगे या दोनों हमारे पास बढ़ जाएंगे। कौन है जो आपस में लड़ रहे हैं बेटा, बताना अपना पूरा नाम। क्या हो गया बेटा अमित, किससे लड़ रहे हो? लड़ना नहीं है, क्लास लेना है। देखो सुनो, और एक दूसरे से चैट नहीं करना है यहाँ पर, ये तो दोस्तियां बना के निकल लो बस। इधर ध्यान दो, देखो अगर डेल्टा वी, हाँ आशीष आप कुछ लिखेंगे यहाँ पर, देखो अगर डेल्टा वी और डेल्टा एच, हाँ आदित्य भी लिख ले, लिख लो लिख लो सारे लिख लो। डेल्टा वी और डेल्टा एच अगर लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, तब अपने पास जो सॉल्यूशन बनेगा नॉन आइडल सॉल्यूशन, वो नेगेटिव डेविएशन वाला, ये नेगेटिव डेविएशन वाला। और डेल्टा वी और डेल्टा एच, कोई बात नहीं आदत है, दोनों के दोनों बेटा पॉजिटिव हो जाए, तब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव केस में, कि नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से हमारे पास डेविएशन होगा, अगर दोनों लेस देन 0 या दोनों ग्रेटर देन 0। अच्छा बाकी दो टर्म और यूज होते हैं, दैट इज डेल्टा एस और डेल्टा जी। इसके लिए याद रखना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, चाहे कोई भी तरह का सॉल्यूशन हो, ठीक है। हाँ यहां पर डेल्टा वी और डेल्टा एच आइडल के केस में, आइडल के केस में ये 0, ये दोनों 0। नॉन आइडल के केस में, नॉन आइडल में दो सिचुएशन, एक नेगेटिव डेविएशन एक पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि आपका जो अंदाजा था उससे कम प्रेशर आ जाए या फिर पॉजिटिव यानी कि ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो फिर अपने पास डेल्टा वी और डेल्टा एच जो है वो हमारे पास इसमें लेस देन 0 चलेंगे, और यहां पर अपने पास ग्रेटर देन 0 चलेंगे, डेल्टा वी और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको कर लेना है। और सुनो ध्यान से बात, इन तीनों ही केस में डेल्टा एस और डेल्टा जी फिक्स चलते हैं। डेल्टा एस हमेशा हमारे ग्रेटर देन 0 चलता है, और डेल्टा जी हमारे पास लेस देन 0 चलता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी वजह से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से रिएक्शन हो रही है। अपन खुद ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि भाई पहले एक सब्सटेंस डाला दूसरा सब्सटेंस डाला और उसके बाद हम लोगों ने पूरा उस पर कोई प्रेशर टेम्परेचर यानी पैरामीटर ऑफ द सिचुएशन आपने चेंज किए, नहीं आप पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे हो। आप ओनली क्या कर रहे हो बेटा, आप ओनली दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अच्छा ये आइडल के केस में हमारे पास यही ग्राफ बनेगा जो आपने राउल्ट लॉ में पढ़ा, ठीक है। ये आइडल के लिए, ये हमारे पास आइडल के लिए है। और नॉन आइडल के केस में अगर पॉजिटिव होगा तो सारी लाइन ऊपर से जाएंगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो सारी लाइंस नीचे से बना देना ऐसे, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आइडल नॉन आइडल के ग्राफ भी हो गए, तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन चलेगा। अब इसमें हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचता है दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरी लॉ, ये दो चीजें बचती हैं हमारे पास। देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में एक टॉपिक और था जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया, ठीक है, दैट इज आई वांट ऑफ फैक्टर।
वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर जो हमारे पास होता था, इसमें क्या होता था, वांट ऑफ फैक्टर कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों ने पढ़ा होगा कि आई हमारे पास तब यूज में आता था जब कोई सब्सटेंस जो है अपने आप को ब्रेक कर ले या वो अपने आप को ऐड कर ले, अपने मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक पूरा सब्सटेंस बना दे, ठीक है। तो या तो डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन, उस केस में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह हम लोग यूज करते थे। एक बच्चा पूछ रहा है सर एबनॉर्मल मास क्या होता है। बेसिकली क्या होता है बच्चा, अब मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ सब्सटेंस लाइक ए, अब आपने ए के 10 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। जैसे आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, इट बिकम्स 10 A10, इसने क्या बना दिया A10। तो अभी आपने 10 मॉलिक्यूल लिए थे, वो एक मॉलिक्यूल हो चुका है। तो इस केस में जो आप इसका मास प्रिडिक्ट कर रहे होगे और इस केस में जो मास आपने प्रिडिक्ट किया वो कुछ ना कुछ चेंज हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं कि एबनॉर्मल मास आएगा, ठीक है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो इसको कुछ पढ़ करके नहीं जाना, कोई काम का नहीं है अभी अपने बोर्ड के लिए। हाँ, जिन बच्चों को अलग से पढ़ना होगा कॉम्पिटिटिव के लिए, तो मैं उनको अलग से सिखा दूंगा ये पूरा इस पे, क्योंकि अपने 1-2 दिन जाते हैं ये वांट ऑफ फैक्टर पे, बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए अभी इसके ऊपर कुछ अपन ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, एसोसिएशन डिसोसिएशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी अगर हम लोग बात करें तो सीधे अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक तो आरएलवीपी जो आप ऑलरेडी जानते हो, आरएलवीपी अपन ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बेटा आरएलवीपी का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास बेटा इसमें चलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा हमारे पास क्या चलता है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट हमारे पास जो बेटा इसमें होता है दैट इज हेनरी लॉ, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 चीजें चलती हैं। अपने नाम से आओ बेटा, जय वीरू, जय वीरू, अपने नाम से आओ बेटा। चलो देखो, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आप जानते हो आरएलवीपी। दूसरा एलिवेशन, याद रखना कि जब कोई सॉल्वेंट पड़ा हुआ था, कोई सॉल्वेंट था, ठीक है, आपने उस सॉल्वेंट के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर आपने एक सॉल्यूट डाला। जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, मान लीजिए आपके पास बी सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट आपने मिला दिया। जैसे ही आपने बी मिलाया, क्या हुआ कि ये सॉल्वेंट ने 2 काम किए। एक तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी, और बी जो है वो खुद आकर के इंटरेक्ट कर रहा है किससे, ए से। जब आप क्या करो, किसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट डाल दोगे, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को चेंज कर देगा, खुद जाकर के बीच में बैठ जाएगा, और इंटरेक्शन जो है वो अपने साथ बढ़ा लेगा और ऊपर से जगह भी घेर लेगा सबसे टॉप मोस्ट लेयर की। तो क्या होगा उस केस में, इस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, ये दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। ये चेंज क्यों हो रहा है, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर आप कोई नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट डाल दोगे, उस केस में बी जो है यानी कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देगा और इंटरेक्शन भी कुछ ना कुछ कर जाएगा। इस इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कंपैरेटिवली टू उस सिचुएशन के जब सॉल्वेंट अकेला पड़ा था। जैसे वाटर था, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना बॉइलिंग पॉइंट रख रहा था, आपने चीनी मिला दिया, अब वो 102, 103 या 105 के आसपास चला गया, तो कुछ ना कुछ बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब केवल ए पड़ा था तो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में बिल्कुल पास पास आ गए, बट अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो आपको पहले के कंपैरेटिवली और डिक्रीज करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट, ताकि इनके बीच में जो डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ी है, बिल्कुल पास में ये आ जाए, बी को भी ये बिल्कुल दबा दें। तो अब ऑलरेडी बी है, तो सॉलिड स्टेट में लाने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट को यानी कि टेम्परेचर को और ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ये जो टर्म यूज करते हैं इसमें बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब कि
किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, कितना बढ़ गया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर टेम्परेचर या उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाना, कितना गिर गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीबी यूज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टीएफ यूज होता है। तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ अपने पास जो चलेगा वो चलेगा मोलैलिटी, मोलैलिटी इनटू हमारे पास केबी। ठीक है, और यहां पर जो चलेगा ये जो चलेगा वो चलेगा मोलैलिटी इनटू केएफ। ठीक है, तो यहाँ पर केबी और केएफ जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, केबी हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, वाइल केएफ हमारे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना पड़ेंगी, मोलल एलिवेशन और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि पहले हमारे पास जो था वो वैल्यू था हमारे पास टीबी, ठीक है, और अब टी नॉट बी, और अब वो टीबी हो गया, तो ये हमारे पास कितने का चेंज आ गया। और डेल्टा टीएफ के लिए अपन बोलते थे कि पहले टीएफ था वो और नीचे चला गया, पहले टी नॉट एफ था अब और नीचे चला गया टीएफ। ठीक है, ये नॉट का मतलब ओरिजिनल वाले से जब वो अकेले था, ये ओरिजिनल वाले से मतलब चल रहा है। तो ये भी चीजें आपको याद रखना पड़ेंगी। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास एलिवेशन और डिप्रेशन की बात हो गई, बट इसमें ये केवी और केएफ के आपको फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। जैसे मैं अगर केबी का फॉर्मूला अगर आपको रटा दूं तो वो होता है आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ये केबी हो गया। अगर हम लोग बात करें बेटा केएफ की, तो यहां पर बस इतना हो जाएगा हमारे पास टी नॉट एफ इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000 इंटू यहां पर वेपोराइजेशन कर लेना फ्यूजन की जगह, यहां पर आएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास केएफ के लिए है, ये हमारे पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, ये सब जगह क्या चलेगा, मल्टीप्लीकेशन चलेगा। अच्छा, केबी और केएफ के जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली दिए होंगे, दीज आर कांस्टेंट, और अगर आपसे वर्स्ट क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो फिर वो यहाँ पर केबी केएफ आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो ये फॉर्मूले अगर आपके पास नहीं थे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि मैं यहाँ पर 2 टॉपिक और जल्दी से पढ़ा के सॉल्यूशन निपटा के बायोमोलिक्यूल्स पर आ जाऊं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बात को। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास एक तो ये सिस्टम है, और जिसमें बीच में हम लोगों ने डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, बेटा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है सॉलिड स्टेट में ले जाने के लिए, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें बेटा तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम में चलता है जहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसका केवल काम क्या है बेटा, एक ही तरह के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देना। ठीक है, ये एक ही तरह के पार्टिकल्स को, एक ही तरह के पार्टिकल्स को, हाँ क्लास नहीं लो तुम लोग, आपस में ऐसी करो। ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल्स को पास होने देना, इसका यही काम है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस केस में सॉल्यूशन मान लीजिए एक 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, लेट C1 इज ग्रेटर देन C2। ठीक है, अब याद रखना कि मैं ये जो बात बता रहा हूं बेटा C1 और C2 वाली, यानी हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर ऑस्मोसिस की जब बात करूंगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, तो कई बच्चों के ना कई सारे डेफिनेशन उनके माइंड में हो सकती है। मैं यहां पर बोलूंगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल का, किसका बेटा, सॉल्वेंट का, अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सॉल्वेंट पार्टिकल का बेटा, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, from low concentration to high concentration regarding what, solvent particle, I am not saying about solute, मैं solute के रिस्पेक्टिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसके रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूं, मैं रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूं बेटा किसके,
किसके रिस्पेक्टिव बात कर रहा हूं बेटा? मैं बात कर रहा हूं रिगार्डिंग सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। डू नॉट डिस्टर्ब क्लास, अभिजीत एंड आदित्य, अदरवाइज मैं दोनों को क्लास से निकाल दूंगा। ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो निकलो, कोई जबरदस्ती नहीं है पढ़ने के लिए। देखो सुनो ध्यान से मेरी बात को, सॉल्वेंट पार्टिकल अगर हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, बीच में क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं, और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दो तो वही एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की मैं कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे पाई इज इक्वल टू हमारे पास, पाई इज इक्वल टू ओम, तुम मानोगे नहीं ना, पाई इज इक्वल टू हमारे पास बेटा सीआरटी, ठीक है। सीएसटी भी होता है, सीआरटी या सीएसटी। और पाई इज इक्वल टू बेटा आपको एक और याद रखना है, रो जी एच। अगर आपको हाइट दे दे, डेंसिटी दे दे और आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो तो रो जी एच, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक में एक हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ आपको क्या याद रखना है? हेनरी लॉ के एप्लीकेशन रट लेना अच्छे से, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि उसका मैथमेटिकल अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिकली हेनरी लॉ में क्या चलता है बेटा, हेनरी लॉ ध्यान से सुनना कि अगर कोई गैस सॉल्युबल है, अगर कोई गैस सॉल्युबल है, ठीक है। ओम तुम बेटा क्लास के बाद मुझे टेक्स्ट कर देना तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलो सुनो बात को बेटा, अगर कोई गैस बेटा सॉल्युबल है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उस गैस की जो सॉलिबिलिटी होगी, वो सॉलिबिलिटी हमारे पास, उस गैस की सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी कि वो गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे, ठीक है। हर एक गैस की सॉलिबिलिटी हर एक कंडीशन पे ही होगी। किसी लिक्विड में, किसी गैस को अगर आपको किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है तो आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली ये कहा जाता है कि वो गैस कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर पाएगी। अब जितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगी तो उतना उसकी क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कहा जाता है। और यहां पर पार्शियल प्रेशर से ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के हेनरी कांस्टेंट के एच लिख दिया जाता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपको बात याद रखना है बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो कि डिसॉल्व हो पा रही है। जितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी उतनी ज्यादा वो पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर ले जाएगी। इसके एप्लीकेशंस जो है हेनरी लॉ के, जो एप्लीकेशन है बच्चा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। पढ़ लेना हेनरी लॉ के, ठीक है। स्कूबा डाइवर वाला एक एप्लीकेशन होगा, एक वो कोक वगैरह के अंदर CO2 भरी जाती है, तो दो चार इसके एप्लीकेशन होंगे, वो भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। क्लास के बाद, क्लास के बाद मैंने इसके ऑब्जेक्टिव के अराउंड लगभग 80 अराउंड 80 मिनट के मैंने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाया हुआ है क्लास में, तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो उन बच्चों को जिनके पास ऑब्जेक्टिव के अभी नहीं पहुंचे हैं, तो वहां से आप पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, आप आराम से देख सकते हो। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टाइप के हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे वो 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। और जिसको भी उसका लिंक चाहिए हो तो आफ्टर दी क्लास मुझसे ले लेना। अब मैं यहाँ पर इनिशिएट कर रहा हूँ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आईएससी वाले बच्चे अगर जाना चाहें तो अभी जा सकते हैं, ठीक है। वो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें कुछ और, बाकी सीबीएसई वाले यहाँ पे रुके, ठीक है। तो अपन बायोमोलिक्यूल्स इनिशिएट कर रहे हैं। तो यू हैव 2 मिनट, मैंने जितना अभी पढ़ाया है आप अपने नोट्स से देख लो, फिर मैं आप सबसे पूछ रहा हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया। और कोई भी बच्चा गायब नहीं होगा एक्सेप्ट जिसका नाम है 1, बाकी सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। युवराज, प्रतीक्षा, साक्षी, पुरुषोत्तम, पीयूष, ओम, नुपुर, मीत, मनु, कुणाल, हर्ष, गौरव, दीक्षा, आशिता, आकृति, आदित्य, अभिषेक, अभिजीत, सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। अमन ऑल्सो। जल्दी से बेटा रिकॉल करो मैंने क्या क्या पढ़ाया।
फिर मैं आपसे टॉपिक पूछ रहा हूं। चलो बच्चों, अभी इनिशिएट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। आई होप सभी ने सॉल्यूशन अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है बेटा, तो आप मुझे 7:30 से लेकर के आज मैं 7:30 से लेकर के 9 बजे के बीच आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नंबर किसी के पास नहीं हो तो रट लेना ये नंबर, और आप इस पे मुझसे पूछ सकते हो डाउट्स अपने, ठीक है। 7:30 to 9 के बीच में, ठीक है। तो इसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल्स, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मेटलर्जी। जिनका अगर आना है, कोई बच्चा चला गया तो ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स की रिगार्डिंग आज आप डाउट पूछ सकते हो। वन मोर थिंग, बच्चा जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आफ्टर दी क्लास, जैसे ही क्लासेस खत्म होंगी आज वाली, आप मुझसे जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, तो एक बार वो समझ लेना, ताकि आपको जब मैं कल क्लास लूं तो वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आए रिगार्डिंग हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्योंकि अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसके बाद, वो इन्हीं चैप्टर्स का बनेगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स वगैरह का, ठीक है। तो हेलो एल्केन वाला चैप्टर और साथ में एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है, आफ्टर दिस। तो जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म अगर किसी का नहीं प्रिपेयर्ड है तो आराम से बैठ करके आप देख लेना, मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की है, 7-8 लेक्चर में, मतलब 30-30 मिनट्स के हैं, आधे आधे घंटे के। आप उसको डबल की स्पीड से देखोगे तो 15-15 मिनट में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको सारी चीजें आपकी प्रिपेयर्ड हो जाएंगी रिगार्डिंग एल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्योंकि कल जो मैं क्लास लूंगा उस क्लास में मैं इन्हीं चैप्टर्स को कवर करूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बेटा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, और ये चैप्टर कई बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें याद करने वाली होती हैं। तो जो बायो वाले बच्चे हैं तो उनको तो काफी सारी चीजें यहाँ पर याद होंगी, बट मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा शायद, और हो सकता है कि आपका प्रिपेयर्ड हो, तो मैं सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूँ रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो जो पार्ट हट चुका है हम लोग वो सब नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर हमेशा लग करके आता था पॉलीमर के साथ, बट यहाँ पर इस बार बायोमोलिक्यूल सीबीएसई और यूपी बोर्ड के अंदर रखा गया अलग से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आप जानते होंगे कि जो भी आप फूड इनटेक करते हो वही फूड आपका कार्बोहाइड्रेट उस फूड के अंदर अवेलेबल होता है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे पास दो तरह का हमारे पास होता है, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड वाला और एक हमारे पास कीटोन वाला, एक हमारे पास एल्डिहाइड वाला और दूसरा हमारे पास कीटोन वाला, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को आप जानते होंगे कि ये हमारे पास एल्डिहाइड होता है। और सर कब तक क्लास चलेगी? बस बेटा इसके बाद एक क्लास और चलेगी, उसके बाद आप फ्री, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जैसे ही कवर हो जाएगा अपन फ्री हो जाएंगे। चलिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी चीजें रिकॉल करा दूं, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाओ। और बेटा अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आज रात 12 बजे तक आप पूरा टारगेट करना, उसके बाद
कल का दिन आप सुबह 6-7 बजे उठ करके आप ऑर्गेनिक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा, जिस टारगेट को अपन लेकर के चल रहे हैं आप उस बेसिस पे करोगे तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और थैंक यू बाद में बोलना बेटा। जब तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाए ना, कोई भी बच्चे के थैंक यू की रिक्वायरमेंट इधर है नहीं, और अगर आपको सच में लग रहा है थैंक यू बोलना है तो अपना रिजल्ट अच्छा ले आना। ठीक है, तो वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। जो बच्चे आउट ऑफ द क्लासेस हैं, जो दूसरे जगह के बच्चे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि बेटा आप लोग गुरु दक्षिणा भी आप लोगों ने दी नहीं है, तो वो ही गुरु दक्षिणा होगी कि सभी बच्चे मार्क्स अच्छे लेके आए टर्म 1 में। ठीक है, तो इधर बार बार थैंक यू की लड़ी मत लगाओ। चलो सुनो ध्यान से बात को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डू नॉट मैसेज अदर स्टूडेंट्स, एवरीवन लिसन टू मी। आप ऐसा मत करो, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। अगर अब किसी भी बच्चे की शिकायत है, एक दूसरे को मैसेज मत करो। आप इधर टाइम पास करने नहीं आए हो, आपका पेपर है तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, चलो सुनो बात को। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बेसिकली हम लोग बात करें बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग अलग अलग तरह के पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है बच्चे। पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट आप जानते हो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट जो है वो अपने पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज और ज्यादा फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता। आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हो उसमें एक जायंट मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, और फिर वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते 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 लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी अवेलेबल है, तो उस बेसिस पे अपन बोलते हैं कि मोनो यानी कि एक ही तरह का होगा, या डाई, या हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो मोनो वर्ड अगर कहीं पर यूज हो रहा है, मोनो, डाई, ट्राई, सर पी ब्लॉक कब कराएंगे बेटा? आफ्टर ऑर्गेनिक। पी ब्लॉक आफ्टर ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक हो जाएगा तब पी ब्लॉक कराएंगे। सुनो, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड जो है बेटा, मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या है? जिसमें एक सिंगल यूनिट पड़ी हुई हो। अगर एक ही यूनिट होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोनोसेकेराइड। उसके अलावा अगर दो पड़ी होंगी तो डाई, ट्राई, इस तरह से आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। इसके अलावा कुछ स्पेशल वर्ड यूज होते हैं। क्या क्या वर्ड यूज होते हैं? एक तो ऑलिगो, ऑलिगोसेकेराइड। ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है बच्चा? ऑलिगो के अंदर 2 से 10 यूनिट पड़ी हुई हो। क्वांटिटी याद रख लेना, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। अगर मोर देन 10 हो जाती है तो पॉलीसेकेराइड वर्ड यूज होगा, मोर देन 10 यूनिट अगर पड़ी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी के बेसिस पे भी अपन बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा। अगर ये क्लास खत्म हो जाए फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, अपन बायोमोलिक्यूल नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारे पास है शुगर। ठीक है, शुगर और नॉन शुगर दो तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, शुगर हमारे पास बेटा जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, जो वाटर सॉल्युबल है उसको शुगर बोलते हैं। अब वॉइस आ रही है जो बच्चे वॉइस के लिए बोल रहे हैं? नाउ माइंड वॉइस इज क्लियर? बच्चों आवाज आ रही है? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। ओके, चलिए। तो वाटर सॉल्युबल अगर कोई शुगर है, ठीक है, और हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, शुगर आप जानते हो स्वीटी इन टेस्ट, यानी कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ये क्रिस्टलाइन है, ये अमॉर्फस है यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हमारे पास शुगर और नॉन शुगर दो तरह के होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट अपन उसमें मोनो, बाई, ट्राई, ऑलिगो, पॉली। ऑलिगो पॉली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक फिक्स क्वांटिटी चल रही है, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, इसकी हमारे पास फिक्स क्वांटिटी चल रही है। अगर अपन इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास होते हैं बच्चा, वो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के और होते हैं। एक तो रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग में याद रखना कि अभी आपने ये रीजन नहीं पढ़ा होगा, दैट इज टॉलिन और फेलिंग। ठीक है, टॉलिन जिसमें सिल्वर, अमोनियम नाइट्रेट ये यूज किया जाता है, टॉलिन और
फेलिंग रिएजेंट से हमारे पास ये रिड्यूसेबल हो या फिर टॉलिंग ऑफ फेलिन टेस्ट ना दें। ठीक है, टॉलिन ऑफ फेलिन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो बच्चे आगे लेवल का पढ़ रहे होंगे बेटा, उन्होंने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। बेटा याद रखना कि जो टेस्ट दे रहे होंगे वो रिड्यूसिंग, जो टेस्ट नहीं दे पा रहे वो नॉन रिड्यूसिंग। बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं दे पाता है। ठीक है, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाय टॉलिन और फेलिन। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। सर मैं लीव हो जाऊं, बिल्कुल हो जाओ बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो। देखो नेक्स्ट क्या सर, बायोमोलिक्यूल्स नहीं आना है ना? हाँ बायोमोलिक्यूल्स नहीं आना है, जिसका नहीं आना है वो बैठो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आईएससी में नहीं आ रहा है, ओनली सीबीएसई में आ रहा है। कहा भी है मैंने, कहा आईएससी वाले बच्चे ना बैठे आप। सर पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं चलना है बेटा, अपने को अपन को बस ये देखना है कि सामने पड़ा हुआ हमारे पास जो सैकराइड पड़ा हुआ है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन है, बस इतना सा याद रखो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टोलिन और फेलिन से हमारे पास एल्डिहाइड वाले कन्वर्ट हो जाएंगे और कीटोन वाले नहीं होंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, इतनी देर बाद आप बोले, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड्स जो बच्चा हमारे पास होते हैं, ये मोनोसैकेराइड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एल्डोसिस और दूसरे को अपन बोलते हैं कीटोसिस। ठीक है, इनके जनरल फॉर्मूले अगर मैं आपको रटा दूं तो वो हमारे पास है, इसमें एक एल्डिहाइड है। ठीक है, बाकी यहाँ पर CH2OH है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये इस कार्बन पे CHOH होता है, पूरा होल N। ठीक है, अब N इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करके आप काफी सारे एल्डोसिस बना सकते हो। इसी तरह से अगर मैं कीटोसिस की बात करूं तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH होल N और साथ में CH2OH। ठीक है, तो यहां पर N इक्वल टू, अब आप 1 2 3 4 पुट करोगे तो काफी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एल्डोसिस सिलेक्ट कर लिया, दैट इज CHOH होल N। ठीक है, और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी चीजें आपकी हो सकता है टिपिकल होना स्टार्ट हो जाए, जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से चीजों को समझ लेना। N इक्वल टू अगर आप 1 रखोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास CHOH CH2OH ये बन जाएगा। ठीक है, N इक्वल टू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पॉसिबिलिटी होती है 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक आपके पास एल्डोसिस चलेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा एल्डोट्रायोस। क्यों, 3 कार्बन हो गए, दैट्स वाई एल्डोट्रायोस। ठीक है, तो ये इस तरह से एल्डोट्रायोस, टेट्राओस, या ठीक है ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी तरह से कीटो वाले का जो फॉर्मूला है, कीटोसिस का फॉर्मूला क्या है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल N। ठीक है, और साथ में CH2OH। ठीक है, तो इसमें N की जो पॉसिबिलिटी है बच्चा वो है 0 से लेकर के 6 तक की, 0 से लेकर के 6 तक की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और अगर आपने N इक्वल टू 1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, उस हिसाब से आप अलग अलग तरह के कीटोसिस बना ले जाओगे। ठीक है, और इन्हीं एल्डोसिस और कीटोसिस से आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो एक डीएल कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th में शायद अगर आपने पढ़ा हो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे पास एल्कोहल्स और अमाइन ग्रुप के लिए असाइन होते थे, डी और एल। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें इस तरह से मान लीजिए मैं लैक्टिक एसिड बना रहा हूं, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड बना दिया, H यहाँ पर ले लिया मैंने CH2OH। ठीक है, तो ये डी या एल, तो अब बेटा आपको याद रखना है कि अगर राइट में लिखा है तो डी और अगर लेफ्ट में लिखा है तो एल, तो अपन इसको बोलेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर OH की पोजीशन बेटा राइट साइड हो, OH की पोजीशन राइट साइड हो, तब हम लोग डी बोलते हैं। और अगर इसी में बेटा अगर मैं इसका
मिरर इमेज बनाता तो OH जो है इस तरफ चला जाता, H इधर आ जाता और CH2OH तो अपनी पोजीशन पे रहता। तो अब इसको अपन बोलते एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं उनके स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ठीक है, तो ग्लूकोज जो हमारे पास एल्डोसिस से बनता है। कैसे बनता है बेटा? ये इसका फॉर्मूला होता है CHO, यहां पर OH, ठीक है, फिर हमारे पास H और फिर हमारे पास OH और फिर हमारे पास OH, ठीक है। तो एक बार OH ऊपर है, नीचे दो बार है और लास्ट में CH2OH ये आ जाता है। तो H OH H H ये आपको याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज अगर मैं इसकी बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक CHO, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर बेटा OH, यहां पर H और यहां पर H और एक सेकेंड, यहां पर OH और यहां पर OH, ठीक है, ओके बेटा ओम, यहां पर OH और यहां पर बेटा H H और यहां पर CH2OH, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। ये हमारे पास ये हमारे पास D कहलाता है और ये L कहलाता है पुराने टाइम के हिसाब से। ये DL कैसे चलते थे भाई? ये कहा जाता था कि फिफ्थ कार्बन को ढूंढ लो, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और फिफ्थ वाले में D है भाई, सेकेंड वाले पे D है, थर्ड वाले फोर्थ वाले पे हमारे पास बेटा D है और यहाँ पर एक जगह L है। तो जो फिफ्थ वाले पे होता था उसके बेसिस पे इसको क्या डिफाइन किया गया है? D ग्लूकोज। इसको क्या डिफाइन किया गया है? L ग्लूकोज। हालांकि अगर मैं इसका करंट वाला नेम दूं, मतलब अभी जो तरीका है लिखने का, वो हमारे पास क्या है बेटा? वो है कि सेकेंड नंबर पे क्या है? D है, थर्ड नंबर पे क्या है? L है, फोर्थ नंबर पे क्या है? D है, फिफ्थ नंबर पे क्या है? D है। और इस तरह से अपन बोल सकते हैं इसको ग्लूकोज। पर पुराने टाइम में ये देखा जाता था कि फिफ्थ कार्बन पे क्या है? फिफ्थ कार्बन पे D है तो D और अगर L है तो L। और D और L कैसे असाइन किए जाते? OH की पोजीशन राइट पर है या लेफ्ट पर है, उस बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते थे, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज का हम लोग हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं ग्लूकोज के? ध्यान से सुनना, हेमी स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बेटा क्लास के जस्ट बाद सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि CH डबल बॉन्ड हो, यहां पर आपके पास OH, यहां पर H, यहां पर बेटा H, यहां पर OH, यहां पर बेटा हमारे पास OH, ठीक है, एंड अगेन OH और यहां पर H और ये H और यहां जो CH2OH है। तो क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना बेटा इस स्ट्रक्चर में कि H जो है इट इज गोइंग टू दिस, ये हमारे पास कहां जा रहा है? इस ऑक्सीजन पे। ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, नेगेटिव आया तो H प्लस वहां गया और साथ में ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है बेटा इट इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन। तो इट बिकम लाइक दिस कि कार्बन जो है वो